हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था का। इससे पहले वाली वीडियो जो हमारी आई थी उसमें भी हमने अध्ययन किया था पंचायती राज व्यवस्था का, लेकिन वो वीडियो भारत के संबंध में थी। भारत के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था, उसमें हमने अध्ययन किया था किस प्रकार से भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है और किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन सी समितियां बनती हैं, उन समितियों ने क्या क्या सिफारिशें की थी, और उसके बाद किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन सन 1993 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और जब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है तो उस समय क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहली वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। और मैं कहूँ प्रश्न आने की एग्जाम में तो वहां से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, जो आपकी उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था है और जो एक आती है भारत के संबंध में जिस समय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ होता है, तो वहां से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर ही देख लेना अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है। लेकिन आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली जिसको बोलते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन, देखिए स्थानीय स्वायत्त शासन या मैं कहूँ स्थानीय स्वशासन, ये सब मैं आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ पर से एक बात आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा वाणी किताब की हम लोग बात करते हैं। अधिकांश बच्चे उत्तराखंड में परीक्षा वाणी पढ़ते हैं और सबको पढ़नी भी चाहिए वाली किताब, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं। लेकिन जो आपकी परीक्षा वाणी किताब में जो ये दे रखा है पंचायती राज प्रणाली, इसमें कुछ चीज़ें अभी अपडेट नहीं की हैं, कुछ चीज़ें अभी पुरानी रख रखी हैं। तो आप उन सब चीज़ों को अपडेट कर लेंगे, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। जैसे जैसे हम लोग अध्ययन करते जाएंगे वो वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। अब देखिए, होता क्या है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं था। हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 9 नवंबर 2000 की। सन 2000 में क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। लेकिन इस समय उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं था, तथा यूपी का पंचायती राज अधिनियम ही राज्य ने अपनाया था। अब देखिए, होता क्या है, जैसे कि शुरुआत में क्या होता है, जो उत्तराखंड जो हिस्सा था किसका था, उत्तर प्रदेश का था। तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, देखिए संयुक्त प्रांत जो है वो उत्तर प्रदेश को पहले बोलते थे संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया। तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो देश में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ होता है वो होता है 2 अक्टूबर 1959 से। कहाँ पर से, राजस्थान के नागौर से। एक हम लोग कह सकते हैं एक जो नई पंचायती राज प्रणाली का आरंभ होता है भारत में, वो कब से होता है, 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन देखिए, इससे भी पहले जो 2 अक्टूबर 1959 से भी पहले भारत में ऐसा नहीं था कि पंचायती राज नहीं थी, उससे भी पहले थी पंचायत। तो हमारी हम लोग कह सकते हैं हजारों साल से चली आ रही पंचायत राज प्रणाली गाँव में। लेकिन जो हम लोग कहते हैं इसको जो वास्तविक स्वरूप दिया, जो वर्तमान इसको स्वरूप दिया, एक अलग ही ढांचे में इसको ढाला, एक संवैधानिक लोकतंत्र, जो जैसे कि लोकतांत्रिक हमारा देश है उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को जब से ढाला गया, आधुनिक भारत की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 2 अक्टूबर 1959 को। अगर आपसे डेट पूछी जाती है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब होता है, तो आप लोग उत्तर क्या देंगे, 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर से। ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि उत्तराखंड और जो यूपी वाला हमारा जो हिस्सा होता है, ये ब्रिटिश काल की तो बात है नहीं, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। तो राज्य में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ कब किया गया, तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उस समय जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखिए, 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। अब देखिए क्या होता है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत ये एक अधिनियम लाया गया था। ये वाला अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के तहत क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है उसको लागू किया गया था। जैसे कि हमने अध्ययन किया था ना अभी 1959 में, क्या होता है 1959 में क्या हुआ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हम लोग कह सकते हैं आरंभ हुआ एक नए स्वरूप में। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो देखिए 1961 में क्या होता है, 1961 में जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया था। कब से, 1961 से। अब देखिए
उत्तराखंड भी उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो उत्तराखंड में भी कब से ये व्यवस्था लागू हुई? 1961 से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड में इस त्रिस्तरीय स्वरूप को कब लागू किया गया था, तो 1961 से। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड तो सन 2000 में अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। फिर देखिए फिर क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन होता है। लेकिन राज्य के गठन के समय भी जो उत्तराखंड में ऐसा अपनी कोई उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। जो उत्तर प्रदेश की जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसी को यहाँ पर लागू किया गया था, और उसी में समय समय पर हम लोग कह सकते हैं संशोधन किए गए। जैसे कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो उसमें संशोधन वो लोग करते रहे थे। तो देखिए होता क्या है, राज्य उत्तराखंड में प्रथम पंचायती चुनाव कब होते हैं? सन 2003 में। जैसे कि उत्तराखंड में सन 2002 में क्या होता है, 2002 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उसके बाद 2003 में उत्तराखंड में प्रथम क्या होते हैं, पंचायती चुनाव होते हैं। और देखिए उससे पहले मैंने आपको बताया था 73वें संविधान संशोधन के तहत सन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये सब मैं आपको पहले नोट करवा चुका हूँ, इसलिए इनमें हम लोग दोबारा डिस्कस हम लोग इन चीज़ों को नहीं करेंगे। आप लोग पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि 2003 में प्रथम पंचायती चुनाव होते हैं। देखिए पहले एक जो मूलभूत ढांचा है ना हल्की फुल्की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे। देखिए फिर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 22 अप्रैल लिख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाणी में भी आपका लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा परीक्षा वाणी का अगर आपने अध्ययन किया हुआ है। फिर देखिए 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। कब? 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज एक संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है। फिर देखिए उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? देखिए जब अगर हम लोग बात करते हैं, जब पंचायती राज का आरंभ होता है ना, उसमें महिलाओं के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण रखा गया था। न्यूनतम आरक्षण 33% रखा गया था, मतलब कि 1/3 रखा गया था। लेकिन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ये बात बताई थी कि जो राज्य होंगे वो कम से कम एक तिहाई तो आरक्षण रखेंगे ही, 1/3 आरक्षण कम से कम महिलाओं के लिए रखेंगे। लेकिन अगर वो चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। देखिए 1/3 से कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से यानी कि 33%, 1/3 कितना हुआ? 33 दशमलव कुछ ही आएगा ना। तो 33% से कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, 33% से बढ़ाकर 50% यानी कि 1/2। अगर देखिए बट्टे में आता, आपको ये भी याद रखना 1/2। देखिए 1/2 को आप लोग 100 से डिवाइड करते तो कितना आएगा? 50% आएगा ना, 50% आपका आएगा। अगर आप लोग एक ऐसे इसको आपको निकालना आना चाहिए ये, अगर आप लोग 1/3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 33 पॉइंट कुछ आएगा, 33.33% आएगा ऐसे करके। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रतिशत नहीं लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आपके सामने 1/2 या 1/3 लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1/3 आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। पहले क्या था, 1/3 था आरक्षण महिलाओं के लिए, लेकिन 50% यानी कि 1/2 कब कर दिया गया? 2008 में। 2008 में क्या होता है, एक पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होता है, और उसी संशोधन के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है 33% यानी कि 1/3, उसको बढ़ाकर 50% यानी कि 1/2 कर दिया गया। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जिस समय ये 50% आरक्षण किया गया था उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद कर लेंगे, उस समय भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। फिर देखिए उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2016 में, और 4 अप्रैल 2016 से ये लागू हो गया। ये डेट भी आपको याद रखनी है कि उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब बना, देखिए अब बन रहा है 2016 में। 2016 में उत्तराखंड का अपना स्वयं का पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया। तो ये डेट दोस्तों आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है आने वाले एग्जाम के लिए। और इसमें संशोधन कब हुआ? तो देखिए 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम बनता है, लागू होता है 4 अप्रैल 2016 को, और इसमें संशोधन कब होता है? 2019 में। ये संशोधन वाली जो बात आती है, संशोधन में कुछ नए प्रावधान किए गए थे, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, त्रिस्तरीय संरचना है उत्तराखंड में। कौन कौन सी? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय जो संरचना है उत्तराखंड में पंचायतों की, इनका हमको अध्ययन करना है। कौन कौन से? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो करेंगे ग्राम पंचायत का। सबसे बड़ा अगर मैं इन तीनों में कहूँ,
जो सबसे ज़्यादा हमको फैक्ट देखने को मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत में ही देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्राम पंचायत का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्राम पंचायत आप लोग को हेडिंग डाल देनी है। अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में या फिर किसी भी जिले में, हम किसी भी राज्य में हम लोग कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर कौन होती है, तो ये होते ग्राम पंचायत। और सबसे ऊपरी स्तर पर कौन होती है, जिला पंचायत। ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायतों के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 और अधिकतम 2000। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ग्राम पंचायतों का जब गठन होगा तो उसके लिए एक मानक तय किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो आबादी होगी कम से कम 500 और अधिकतम कितनी होगी, 2000। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 और अधिकतम 10,000 के बीच में। मतलब कि 1000 से 10,000 के बीच में अगर पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी होगी तो वहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगर मैदानी क्षेत्रों में 1000 से लेकर 10,000 के बीच में और पर्वतीय क्षेत्रों में 500 से लेकर 2000 के बीच में। ग्राम पंचायत के मुखिया को कहा जाता है, ये सब मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, जो पंचायत का जो हेड होता है, मैंने आपको बताया ना पिछली वाली वीडियो में, पंचायत के हेड को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो पंचायत का जो हेड होता है मुखिया, उसको देखिए प्रधान कहते हैं। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको हम लोग अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान ही होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधान ही होता है। और ग्राम प्रधान के नीचे कौन होता है, उप प्रधान, जिसको हम लोग उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। उप प्रधान से नीचे प्रत्येक वार्ड से पंचायत सदस्य को चुना जाता है। देखिए, जैसे कि 3 स्तर होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है ग्राम प्रधान आता है। उसके नीचे आता है उप प्रधान, लिख लेंगे इसको, उप प्रधान आता है। उसके नीचे आते हैं जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो जिला पंचायत सदस्य। तो ये 3 यहाँ पर हमको पद देखने को मिलते हैं, ग्राम प्रधान, उप प्रधान और जिला पंचायत सदस्य। अब देखिए, जो ये ग्राम प्रधान है, उप प्रधान है और जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका चुनाव किस तरीके से होता है, यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। देखिए, अब देखिए एक बात और, जो ग्राम प्रधान होता है, इस ग्राम प्रधान को कौन चुनता है, तो ग्राम सभा चुनती है इस ग्राम प्रधान को। इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। और देखिए, प्रधान और पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जो 18 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता होते हैं, इन मतदाताओं के वोटों से ही प्रधान और पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष रीति से होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रधान और पंचायत सदस्य का चुनाव होता है वो किस रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त कर लेते हैं। तो जो देखिए, अब देखिए, जहाँ पर जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है ना, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जहाँ पर जनता की भागीदारी नहीं होती है, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि देखिए, जनता ने क्या किया, पंचायत सदस्यों को चुन लिया और इन पंचायत सदस्यों ने क्या किया, स्वयं में मतलब क्या किया, जैसे हमारे 50 पंचायत सदस्य हैं या 20 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, उन्होंने क्या किया, मतलब 20 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। 20 पंचायत सदस्यों ने मतदान किया या फिर किसी एक को सहमति से उप प्रधान बना दिया। मतलब कि वो 20 लोगों में से ही बन रहा है ना। लेकिन प्रधान जो है, पंचायत सदस्य जो है, वो 20 लोगों में से नहीं बन रहे हैं, उनको कौन चुन रहे हैं, गांव के लोग चुन रहे हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इसको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से और उप प्रधान का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, पंचायत सदस्य, प्रधान व उप प्रधान चुने जाने हेतु कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आया भी है। अधिकांश बच्चे इसमें 25 वर्ष कराते हैं, 25 वर्ष से 30 वर्ष कराते हैं। तो 25 या 30 वर्ष नहीं है ये। जो पंचायत सदस्य होंगे और प्रधान उप प्रधान होंगे, इनके लिए जो आयु सीमा निश्चित की गई है, यानी कि जो ये चुनाव लड़ने की एक सीमा है, तो वो कितनी है, 21 वर्ष, कम से कम 21 होनी चाहिए। योग्यता की चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, जो प्रधान होते हैं उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, 21 वर्ष आयु तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये 2019 जब इसमें, देखिए 2016 में क्या होता है, 2016 में उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम लागू होता है। लेकिन 2019 में इसमें एक संशोधन होता है। तो उस संशोधन के तहत क्या होता है कि इसमें जो उम्मीदवार हैं इनके लिए शैक्षिक योग्यताएं जोड़ दी गई थी।
शैक्षिक योग्यता जोड़ी गई थी। कब? 2019 पंचायती राज संशोधन अधिनियम के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ये मैं नोट करवाऊंगा आपको। देखिए, सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता इसमें 10वीं कर दी गई थी, यानी कि 10वीं वो होना चाहिए। और जो महिला होंगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये होंगे 8वीं पास। यानी कि जो महिला यहाँ पर सामान्य है, सामान्य महिला प्लस अनुसूचित जाति के उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए 8वीं पास होगी। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनके लिए भी 8वीं पास यहाँ पर कर दिया गया है। पहले ये 5वीं पास था, लेकिन अब इसको 8वीं पास कर दिया गया है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसके तहत। तो ये दोस्तों शैक्षिक योग्यता यहाँ पर से आपसे पूछी जा सकती है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग, देखिए जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं होंगी ना, इनके लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, ना ही इस बात का खुलासा किया गया है 2016 वाले अधिनियम में या 2019 वाले अधिनियम में कि इनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो इसलिए इसको सामान्य वर्ग में ही इन महिलाओं को रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो महिलाएं आ रही हैं उनके लिए 8वीं पास, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये भी 8वीं पास रहेंगी। 8वीं पास रहेंगे जो भी यहाँ पर उम्मीदवार आएंगे। और बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनके लिए भी 8वीं पास ही है। और देखिए कुछ उपबंध और जोड़े गए थे इसमें। प्रत्येक उम्मीदवार के घर में शौचालय का होना आवश्यक होगा। जिस उम्मीदवार के घर में शौचालय नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पंचायत चुनाव में अधिकतम 2 बच्चे वाले उम्मीदवार ही लड़ पाएंगे। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला प्रश्न कि जो पंचायती राज जो चुनाव है उसमें 2 बच्चे वाले उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नियम कब बनाया गया था? तो 2019 जो उत्तराखंड पंचायती राज में जो संशोधन हुआ था उसके तहत ही ये व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर से देखिए, जो यहाँ पर से लेकर आप लोग यहाँ तक की व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ तक कि ये सारे के सारे ये प्रावधान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किए गए थे। तो ये दोस्तों अगर आपके सामने एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि इतने सारे जो प्रावधान किए गए हैं ये कब किए गए थे, सारे के सारे एक संशोधन किया गया था 2019 में 2016 वाले अधिनियम में। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो 2016 बनता है उसमें एक संशोधन होता है कब? 2019 में। उसी संशोधन के तहत ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई थी। इसको मैं आपको जब हम लोग अगली वाली वीडियो पढ़ेंगे ना, ये वाला जो हमारा अधिनियम है इसमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। फिर देखिए ग्राम प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? तो जो ग्राम प्रधान रहता है इसको शपथ कौन दिलाएगा? खंड विकास अधिकारी, यानी कि वीडियो नहीं, बीडीओ पढ़ेंगे इसको हम लोग, बीडीओ। अब देखिए यहाँ पर से एक बात और, थोड़ा सा वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, अगर एक उम्मीदवार है, चुनाव लड़ लिया उसने और वो जीत भी गया, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मान लिया कि चुनाव हो गए और 2-3 वर्ष के बाद उसका तीसरा बच्चा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो उसका जो चुनाव वाला जो मामला चल रहा है वो उसका निरस्त हो जाएगा, यानी कि उसको पद से त्यागपत्र अपना देना पड़ेगा। या ऐसा हो जैसे कि किसी का एक बच्चा हो, एक बच्चे के बाद 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो 2 जुड़वा बच्चे हो जाने की स्थिति में भी वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर पहले ही 2 जुड़वा बच्चे हो गए हो, उसके बाद अगर उसके बच्चे होते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये बस आपको जानने वाली बातें हैं, दिमाग में रखिए इन चीज़ों को, आएगा नहीं एग्जाम में। ग्राम प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ, जिसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत कार्यकाल की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये चीज़ है, समझेंगे इस चीज़ को। देखिए वैसे ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और जो ग्राम पंचायत के जो उम्मीदवार होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। जैसे कि पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, उप प्रधान है, इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। लेकिन यहाँ पर से एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनता है कि जो ग्राम पंचायत होती है इसका कार्यकाल कब से शुरू होता है? देखिए जैसे कि मान लिया ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान ने शपथ ले ली, अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम प्रधान ने शपथ ले ली, तो उसके बाद उसका कार्यकाल कब शुरू होगा? शपथ लेने के बाद जब पहली बैठक होगी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, देखिए जिसने शपथ लेगा, कभी ये गलती मत कर देना, शपथ लेने के बाद उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है, बिल्कुल नहीं। जब ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होती है तभी से ग्राम पंचायत का कार्यकाल शुरू हो जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कब शुरू होता है, या ग्राम प्रधान जो है उसका कार्यकाल कब शुरू होता है, उप प्रधान का कार्यकाल कब शुरू होता है, पंचायत सदस्य का कार्यकाल कब शुरू होता है, तो जब ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होती है तब से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। और देखिए जो सभी आएंगे यहाँ पर, सभी का कार्यकाल मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि तीनों के तीनों, पंचायत सदस्य, प्रधान और उप प्रधान,
और जो सदस्य होते हैं, मान लीजिए सदस्य ही तो हैं, ये ग्राम पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, तो इन सभी का जो कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष ही रहेगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र कैसे सौंपेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र कैसे देता है, तो देखिए जिला पंचायत राज अधिकारी, ये राज आपको दिख रहा होगा ना पर छोटा सा लिखा हुआ, तो राज लिख लेना यहाँ पर। इस राज का भी बहुत बड़ा महत्व है। जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बहुत चेंज हो जाता है यहाँ पर से। तो जो ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र सौंपेगा, किसे सौंपेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DPRO, शॉर्ट में इसको हम लोग लिख लेते हैं DPRO। तो जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम प्रधान और उप प्रधान अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 15 दिन। अब देखिए क्या होता है, यदि जिला पंचायत राज अधिकारी 15 दिन तक इस त्यागपत्र में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, तो 15 दिन के बाद यह त्यागपत्र अपने आप स्वीकृत समझा जाता है। तो छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये त्यागपत्र किसे देगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को। देखिए अविश्वास प्रस्ताव, वैसे तो हमको इसको सबसे लास्ट में पढ़ना था, चलिए कोई बात नहीं है, हमको तो सिर्फ फैक्ट चाहिए। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव की हम लोग बात करते हैं। जो ग्राम प्रधान रहेगा और जो उप प्रधान रहेगा, उसमें अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी नोट नहीं करेंगे, जो मैं बताऊंगा नोट करना, बस वही नोट करना है। देखिए ग्राम प्रधान की हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राम प्रधान पर किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चलती है। देखिए आपसे कार्रवाई पूछनी जाएगी, जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा आपको वही नोट करनी है। होता क्या है, ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब क्या होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जाता है तो उस समय ग्राम सभा के जो 1/4 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अब जब वो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसको पेश किया जाता है। कहाँ पर पेश किया जाएगा, हस्ताक्षर होने के बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कम से कम 5 सदस्य जाएंगे ग्राम सभा के इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, कहाँ पर, जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्राम प्रधान पर अविश्वास प्रस्ताव लगेगा। ग्राम सभा के 1/4 सदस्य उस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद उसको कहाँ पर पेश करेंगे, पेश करेंगे जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। अब जो जिला पंचायत राज अधिकारी है वो क्या करेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक बैठक का आयोजन करेगा। देखिए समझेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले क्या हुआ, ग्राम सभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के बाद उसको जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव हेतु एक बैठक का आयोजन किया। अब एक बैठक होगी, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, संबंधित ग्राम विकास का VPDO, जो विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होगा, वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। फिर देखिए, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मतदान होगा। अभी तक मतदान नहीं हुए थे, अभी तक यहाँ पर से सिर्फ क्या हो रहा था, एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसको पेश किया जाना था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति के लिए जब क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लगता है तो उसको पेश किया जाएगा, कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा उसको पेश किया जाता है। उसी प्रकार से अब क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान। तो अविश्वास प्रस्ताव पर जो मतदान होगा वो VPDO यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर से ये बन के आता है कि बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से यदि आधे सदस्य प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो प्रधान का पद उसी दिन से रिक्त माना जाएगा। मान लेते हैं कि 20 सदस्य हैं उपस्थित, 20 सदस्यों में से मान लिया 10 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए या उस अविश्वास प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी, तो क्या होगा, ग्राम प्रधान को उसी दिन से ग्राम प्रधान को उसी दिन से वहाँ से हटना पड़ेगा और उसी दिन से जो ग्राम प्रधान का पद है उसको रिक्त माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर से ये नोट करना है कि जो ग्राम प्रधान का जो अविश्वास प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होता है तो उसमें कितने लोगों की सहमति होनी चाहिए या उस पर कितने लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन जो प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है तो पेश करते वक्त तो उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये कुछ बीच का नोट मत करिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस ये बन सकता है जो मतदान किया जा रहा है वो
वो किया जा रहा है वीपीडीओ की अध्यक्षता में, और जो ये पेश किया जाएगा कहाँ पर पेश किया जाएगा, जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। बस इतना ही यहाँ पर से आपको लिखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर से रहेगा 1/2, 1/2 सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर से रहेगा। देखिए यहाँ पर से कन्फ्यूज मत होना, 1/2 और 1/4। अंतिम रूप से जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होगा वो 1/2 सदस्यों की सहमति से पारित होगा। और ये तो खाली पेश कर रहे हैं मात्र, इनका इतना महत्व नहीं है, महत्व सबसे ज़्यादा इनका ही है। तो ये बातें आपने जान ली। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यदि आधे से कम का बहुमत मिलता है तब क्या होगा। मान लेते हैं कि 20 सदस्य हैं, 20 सदस्यों में से मात्र 9 सदस्यों का ही बहुमत मिलता है, तब क्या होगा। तो यदि आधे से कम बहुमत मिलता है और प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो अगले 1 वर्ष तक प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि मान लिया कि जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पहुंच गया मतदान होने की स्थिति में, मतलब कि जैसे कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक बैठक बुलाई और बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, वीपीडीओ उसकी अध्यक्षता कर रहा है। विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उसकी अध्यक्षता कर रहा है। मतदान हुआ, मतदान में 1/2 वोट नहीं पड़ पाता है, तो इसमें इस स्थिति में क्या होगा, अगला जो प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगेगा वो 1 वर्ष से पहले नहीं लग पाएगा। ये एक प्रावधान बनाया गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ग्राम प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तो 1/2। मतलब अंतिम रूप से जब पारित हो जाएगा तो उसमें 1/2 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो और देखिए उप प्रधान की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर उप प्रधान को पद से हटाना हो, उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, तब क्या होगा, तो इसमें 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होंगे। देखिए उप प्रधान की हम लोग बात कर रहे हैं, उप प्रधान के पद के लिए अगर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अंतिम रूप से जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो उस पर कितने ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 2/3। तो 2/3 और 1/2 आपको याद रखना है। तो ये तो बात हो गई अविश्वास प्रस्ताव की। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ग्राम पंचायत का गठन कौन करेगा। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि किसी भी ग्राम सभा का गठन कौन करता है, तो राज्य सरकार ग्राम सभा का गठन करती है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आपको इनका अंतर समझना हो गूगल में डाल देना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अंतर देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको इसका अध्ययन करना हो तो आप लोग गूगल में डाल सकते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाला वह वयस्क व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा का सदस्य होगा। यानी कि जो 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होगा वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। अब देखिए ग्राम सभा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राम सभा किसे कहते हैं, एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ये परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक ग्राम सभा की कितनी ग्राम पंचायत होती हैं। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए कि एक ग्राम सभा की कितनी ग्राम पंचायत होती हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। अब देखिए ग्राम सभा की बैठक की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ग्राम सभा की बैठक अलग चलेगी, ग्राम पंचायत की बैठक अलग चलेगी। पहले हम लोग ग्राम सभा की बैठक की बात कर लेते हैं। देखिए प्रतिवर्ष 4 बैठक त्रैमासिक आधार पर। देखिए पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राम सभा की बैठक के बारे में, जैसे कि 15 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। 4 दिन मैंने आपको बताया था ना, 4 दिन तो होनी अनिवार्य है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई को क्या होगा, ग्राम सभा की बैठक होती है। तो प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठक होना अनिवार्य है प्रत्येक 3 माह में। मतलब हर 3 माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है। किसकी, ग्राम सभा की। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, हर 3 महीने में एक बैठक होनी अनिवार्य है। लेकिन आवश्यकता अगर हो अधिक बैठक कराने की तो 4 से भी अधिक बैठक हो सकती हैं, ऐसा भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही होंगी, 4 तो न्यूनतम है, अधिकतम 5 भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही है। तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो अधिक बैठकें भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम ही एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, तो 4 बैठक होनी चाहिए त्रैमासिक आधार पर, यानी कि हर 3 माह में एक बैठक। इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम प्रधान। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ग्राम प्रधान। अब देखिए जो बैठक होती है इस बैठक की गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होगी, तो देखिए गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी होगी, ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग उपस्थित। देखिए जो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ कोरम संख्या लिखाई थी वो उसको काट लेंगे, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2016 के तहत। 2016 में जो अधिनियम आता है उत्तराखंड का, उसके तहत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो बैठक हेतु जो गणपूर्ति होगी ग्राम सभा की आहूत बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग होना चाहिए। मतलब कि मान लेते हैं अगर किसी ग्राम सभा में 20 सदस्य हैं तो 20 सदस्यों में से 1/5 भाग यानी कि 4 सदस्य वहाँ पर होने चाहिए, 4 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। अथवा अगर ऐसा नहीं होता है, 2 प्रावधान है, अथवा कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर ये 1/5 भाग आप लोग याद रख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो आधे परिवार होंगे आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर 2 प्रावधान हैं गणपूर्ति या कोरम के लिए। यदि बैठक स्थगित हो जाती है, मान लिया कि ये एक बैठक बुलाई गई, इस बैठक में जो गणपूर्ति कोरम संख्या थी ये पूरी नहीं हो पाती है और बैठक क्या होती है, स्थगित हो जाती है। अब क्या होगा, यदि बैठक स्थगित हो जाती है तो नई बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होगी, तो ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य बढ़ा दिया गया है उपस्थित, अथवा कुल परिवारों की संख्या के 1/4 परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य होगी। जैसे कि पहले हमने पढ़ा 1/5 भागा 20, तो यहाँ पर कितने सदस्य पहले आ रहे थे, 4 सदस्य अनिवार्य थे। लेकिन अब क्या हो गया, 1/10 भागा 20, तो अब मान लिया इसमें 2 सदस्य यहाँ पर होने अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इसकी गणपूर्ति संख्याएं हैं जो हो सकता है एग्जाम में दोस्त पूछ ले, तो आपको याद रखनी है। फिर देखिए किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने का अधिकार किसे है, तो ये है राज्य सरकार को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य सरकार, तो ये राज्य सरकार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राज्य सरकार को क्या क्या अधिकार हैं पंचायतों से संबंधित, इनको आपको नोट करना है, ये एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को शामिल या हटा सकेगी कौन, राज्य सरकार। किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को शामिल या हटाना किसका अधिकार क्षेत्र में आएगा, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। पंचायत क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन कौन करेगा, जो पंचायत क्षेत्र होगा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होगा, राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, किसी पंचायती क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर लिया, नगर निगम में शामिल कर लिया, तो ये क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है, ये घोषणा कौन करेगा, राज्य सरकार। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है, ऐसी घोषणा कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, पंचायत करेगी, या फिर जिला पंचायत करेगी, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य कौन होता है, ग्राम प्रधान। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था परीक्षावाणी की, परीक्षावाणी में संख्या दे रखी है 5 से 15। जैसे कि ये डाटा चेंज हो चुका है 2016 के अनुसार, लेकिन परीक्षावाणी में अभी ये चेंज नहीं किया है। तो जो ग्राम पंचायत में जो सदस्य संख्या होती है वो 7 से 15 हो गई है। अब इसको आप लोग अपडेट कर लेना अपनी परीक्षावाणी में। एक प्रधान व 7 से 15 सदस्य, जो ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या होगी वो एक प्रधान और 7 से 15 सदस्यों के बीच में होगी। वो 7 से 15 सदस्य किस प्रकार से आएंगे, देखिए अगर 1000 की जनसंख्या है तो वहाँ पर 7 सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के। 1001 से 2000 के बीच तक जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे। 3001 से 5000 तक की जनसंख्या है तो 13 सदस्य होंगे, और 5001 से अधिक की जनसंख्या है तो 15 सदस्य होंगे। इस प्रकार से प्रावधान अलग अलग जनसंख्या में ग्राम पंचायतों की सदस्य संख्या यहाँ पर रखी गई है। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायतों की सदस्य संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 7 से 15 के बीच में 7 से 15 सदस्य होंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 7 से 15 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद देखिए पंचायतों में आरक्षण की हम लोग बात करते हैं। देखिए पंचायत में वैसे तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जो भी महिलाएं हैं राज्य की उन सबको 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो ओबीसी है, इस ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है। 14%
14% आरक्षण ओबीसी के लिए होगा। ये दोस्तों पंचायतों में जो आरक्षण है वो संविधान के अनुच्छेद 243D में दिया गया है। ये दोस्तों अनुच्छेद मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पढ़ाए भी थे सारे, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने थे। तो पिछली वाली बीपीडीओ के एग्जाम में 2018 वाले में 2 क्वेश्चन अनुच्छेद के बारे में बने थे। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए हुए थे। तो जो पंचायतों में जो आरक्षण होगा वो 50% महिलाओं के लिए होगा, लेकिन जो ओबीसी होंगे उनके लिए 14% होगा। और देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? कुल जनसंख्या में इनकी संख्या के अनुपात के आधार पर। तो यहाँ पर से 3 चीजें आपको मिल गई हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 50%, ओबीसी 14%। लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो ये अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां होंगी, इनके लिए आरक्षण किस आधार पर है? इनके लिए आरक्षण कुल जनसंख्या में इनकी संख्या के अनुपात के आधार पर है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला फैक्ट पढ़ाया था, कुल जनसंख्या वाला। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा? पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराती है। देखिए राष्ट्रपति से लेकर विधायक तक का जो चुनाव होता है वो कौन कराते हैं? वो जो केंद्र का जो हमारा देश का जो निर्वाचन आयोग होता है वो उसका चुनाव कराता है। लेकिन जो नगरीय चुनाव होते हैं, साथ में पंचायती नहीं, जो हमारे पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और जो नगरीय चुनाव होते हैं उनको भी राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो जो पंचायतों के जो चुनाव होंगे उन चुनाव को कौन कराएगा? उनको कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? अनुच्छेद 243 के। ये बात भी दोस्तों 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी करता है। अब जो एक मतदाता सूची जारी होती है जिसमें सारे मतदाताओं के नाम लिखे होते हैं पंचायतों के लिए, तो वो मतदाता सूची कौन जारी करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के चुनाव की तिथि राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से घोषित करती है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि पंचायतों के चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है, तो राज्य सरकार घोषित करती है। और किसके परामर्श से घोषित करेगी? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से घोषित करती है। ग्राम पंचायत हेतु नियत प्राधिकारी कौन है? तो ग्राम पंचायत हेतु जो नियत प्राधिकारी है वो है जिला पंचायत राज अधिकारी, यानी कि DPRO। ग्राम पंचायत की बैठक की हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी हमने वहां पढ़े थे ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होनी थी? साल में 4 बार होनी थी। लेकिन देखिए जो ग्राम पंचायत आती है इसमें प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार, मतलब कि 1 साल में 12 बार होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो जो ग्राम पंचायतों की जो बैठक होती है वो प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार होनी आवश्यक है, अधिकतम 2 बार भी हो सकती है, लेकिन हम लोग न्यूनतम की बात करते हैं और न्यूनतम ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी वो प्रत्येक माह में न्यूनतम 1 बार होती है और 2 लगातार बैठकों के बीच 2 माह यानी कि 60 दिन से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्राम पंचायत की बैठकों के बीच में कितने दिन से अधिक का अंतर नहीं होगा? तो 2 माह यानी कि 60 दिन से अधिक का अंतर नहीं होता है। और बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्यों का 1/3, मतलब कि 1/3 कुल सदस्यों का 1/3, जिसमें प्रधान व उप प्रधान भी शामिल होंगे। तो ये 1/3 मतलब कि मैंने आपको पहले ही कहा था ना, जैसे कि मान लें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्यों का 1/3 हमको निकालना है, तो 3 × 5 = 15। तो कुल मतलब 15 सदस्य अगर किसी ग्राम पंचायत में है तो उसमें से अगर एक बैठक होती है तो कम से कम 5 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए और प्रधान और उप प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। तो बैठक हेतु गणपूर्ति आपको याद रखनी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ये बैठक हेतु गणपूर्ति की पूर्ति नहीं हो पाती है, अब बैठक क्या होगी? बैठक स्थगित हो जाएगी। जब गणपूर्ति नहीं हो पाती है ना, जो कोरम संख्या एक जो तय की गई है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। अब जो नई बैठक होगी उसके लिए फिर गणपूर्ति क्या होगी? फिर से 1/3 होगी। लेकिन अगर फिर से ये यहाँ पर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो उस स्थिति में 1/5 यानी कि 2 बार अगर बैठक स्थगित हो जाती है तो उस स्थिति में जो गणपूर्ति या कोरम संख्या होगी वो कितनी होगी? 1/5। तो ये 1/3 1/3 फिर 1/5 आ जाएगी। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। वैसे पहला ही महत्वपूर्ण रहता है 1/3, लेकिन हो सकता है एग्जाम में अगर ज़्यादा डीपली पूछ ले, ज़्यादा याद आपको करने की जरूरत है नहीं। 1/3 1/3 1/5 ऐसे करके याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए, ग्राम सभा प्लस ग्राम पंचायत और इनकी समितियों की बैठकों को बुलाने तथा उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? ग्राम प्रधान को। अभी हमने ग्राम सभा की बैठक हमने पढ़ ली, ग्राम पंचायत की हमने बैठकें पढ़ ली, उनकी गणपूर्ति कोरम संख्या हमने पढ़ ली, लेकिन उनकी अध्यक्षता भी हमने ग्राम सभा में पढ़ी थी, लेकिन ग्राम पंचायत में हमने नहीं पढ़ी। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और इनकी समितियाँ, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए जो समितियाँ बनती हैं, इन सब की बैठकों को बुलाने और उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? ग्राम प्रधान को। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत की समितियों का गठन पंचायत के गठित हो जाने के 90 दिन के भीतर की जाएगी। जो ग्राम पंचायतों की समितियों का जो गठन होगा, जब भी ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा तो ग्राम पंचायत के गठन के बाद 90 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की समितियों का गठन करना अनिवार्य है। फिर देखिए, ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं एग्जाम में। ये थोड़ा सा नीचे ही आ गया है, गलत हो गया था। ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो पूर्णकालिक सचिव होता है वो होता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वीपीडीओ। देखिए, वीपीडीओ जिसका आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, वीपीडीओ यही बनेंगे आप। ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव आप लोग बनेंगे। अगर आप लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। तो देखिए, ये है वीपीडीओ। ग्राम पंचायत का पूर्णकालिक सचिव कौन होता है? वीपीडीओ। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत के बजट को तैयार करने का उत्तरदायित्व तो किसके पास होता है? तो ग्राम पंचायत के सचिव को ही ग्राम पंचायत के बजट को तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है। अब देखिए, इस बजट का अनुमोदन कौन करता है? जैसे कि ग्राम पंचायत का बजट तैयार कर दिया किसने? ग्राम पंचायत के सचिव ने, लेकिन इसका अनुमोदन कौन करेगा? यानी कि इसको अप्रूव कौन करेगा? क्या अप्रूव, अनुमोदन का मतलब क्या होता है? इसको अप्रूव करना। तो इस बजट को अप्रूव या अनुमोदन कौन करेगा? जो क्षेत्र पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो क्षेत्र पंचायत होती है वो इस बजट का अनुमोदन करती है। उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत का बजट उसकी बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। जो ग्राम पंचायत का जो बजट पारित होता है तो वो एक साधारण बहुमत से पारित होता है, बस इतना आपको याद रखना है। कोई उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ग्राम पंचायत का बजट किस बहुमत से पारित होगा? एक साधारण बहुमत से पारित होगा। उसके बाद देखिए, पंचायतों के कर व शुल्क। देखिए, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब बताए थे। देखिए, मेले, बाजार, पंचायती क्षेत्र में आवाजाही करने वाले वाहन, पेयजल, सिंचाई, भवन कर, इनमें कुछ वो कर लगा सकती है। मेले, बाजार, जैसे कि मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बन भी चुके हैं। जो पंचायतें होती हैं मेलों पर कर लगा सकती हैं, या मेलों से शुल्क वसूल सकती हैं, और उनके क्षेत्र में, पंचायती क्षेत्र में जो गाड़ियाँ होती हैं वो आवाजाही करती हैं, या उस रोड, जो पंचायती क्षेत्र की रोड का यूज करती हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा ना, किसी किसी पंचायती क्षेत्र में लगा रहता है, एक टोल बॉक्स लगा रहता है, तो वहाँ पर XYZ पंचायत लिखा रहता है, तो वहाँ पर उसका जो है टोल के लिए 10 रुपया 20 रुपया जो भी वसूल किया जाता है। साथ में कुछ मात्रा में पेयजल, कुछ मात्रा में सिंचाई, भवन कर भी यहाँ पर पंचायतें लगा सकती हैं। लेकिन इन सब में हम लोग बात करें, राज्य की इच्छा पर ये सब निर्भर करता है कि राज्य एक पंचायतों को कितना अधिकार देता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला, जो सभापति होंगी महिलाएं होंगी। तो परीक्षा वाणी का डाटा है, मैंने वो भी यहाँ पर कुछ रख दिया है। बाकी जो आपका 2016 का जो अधिनियम था पंचायती राज का, वो तो मैंने आपको सारा करवा ही दिया है। कुछ परीक्षा वाणी का भी डाटा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो ग्राम पंचायत स्तर की समितियाँ होती हैं, 6 समितियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं, और लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति कौन होंगी? यहाँ पर 6 समितियों में से महिला। न्याय पंचायतें जो होती हैं 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। इन्हें फौजदारी के मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों जो आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो न्याय पंचायतें होती हैं वो 500 रुपये तक के मूल्य की जो मामले होंगे उनकी सुनवाई कर सकती है, और 100 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। बस आपको यहाँ से इतना ही याद रखना है। 2 चीज़ें यहाँ पर से आपको याद रखनी है कि जो न्याय पंचायतें होती हैं वो 500 रुपये तक का, जो 500 रुपये तक के जो मूल्य के मामले होते हैं उन पर सुनवाई कर सकती है, और 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। उसके बाद देखिए, जो ग्राम पंचायत के सारे अभिलेख होते हैं वो किसके पास होते हैं? ग्राम प्रधान के। क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है वही हेड होता है, तो उसी के पास सारे अभिलेख होते हैं। उसके बाद देखिए, 2003 के तहत क्या हुआ था? 2002-2003 के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने पंचायतों के, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, पंचायतों में 29 विषय रखे गए हैं। कितने? 29 विषय रखे गए हैं पंचायतों में। तो राज्य सरकार ने 2002-2003 जो प्रथम चरण था उसमें 14 विषयों को अपनाया था राज्य के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने विषयों को? 14 विषयों को यहाँ पर राज्य सरकार ने अपनाया था।
अगर हम लोग बात करते हैं जिस समय इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत, तो ये तो उसमें वहाँ पर तो 29 ही हैं, वहाँ पर अभी भी 29 ही हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो अपनाए थे वो 14 ही अपनाए थे। तो दोस्तों ये रही थी बात पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत रहती है उसके बारे में। अगली वाली वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर लें, क्योंकि जिला पंचायत थोड़ा लंबा है, यहाँ पर से जो जानकारियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी देखते हैं आगे कितना बनता है, कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, नहीं तो हो सकता है 2 वीडियो आ जाएँ। तो दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत के। तो दोस्तों हमेशा की तरह एक बात, आप लोग हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, साथ में व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।